इस दुनिया में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, या फिर बहुत से लोगों से मिलने की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों का गम लेकर हम हमारे जहन में घूमते रहते हैं और फिर समय के साथ साथ ये सब चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। लेकिन ये तो हुई उन लोगों की बात जो इस गम को सहन करने के बाद जिंदा रह गए। उन लोगों का क्या जिन्होंने इस गम को सहन करने के बाद अपनी जान तक दे दी। ऐसे लोग अपने पीछे एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी छोड़ जाते हैं, या फिर वो खुद ही उस जगह को हॉन्ट करने लगते हैं, या फिर उस आदमी के आसपास मंडराने लगते हैं। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे ही हॉन्टेड बंगलों की, जो कि ऐसे ही किसी एक किस्से के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन जब आपको मालूम होगा कि वो किस्सा क्या है, तो आपके जहन में खौफ की एक लहर दौड़ जाएगी। इस कहानी को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रीत है, वो पूरी कर लेते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मुझसे कहानी सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा, वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है, तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है महालिंगपुरा कर्नाटका में गिरीश नाम के एक आदमी के साथ, जिसका क्लोथ सेलिंग का एक बिजनेस था। गिरीश का काम काफी ज्यादा अच्छा था और वो अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ बहुत अच्छे से हंसी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था। आशीष, जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है, वो उन दिनों अपने मामा गिरीश जी के यहाँ पर अपने समर वेकेशंस के दौरान गए हुए थे और उस समय उनकी एज तकरीबन 12 साल की थी। एक दिन शाम को गिरीश अपने काम से वापस घर पर लौटे और उनके फोन पर एक कॉल आया, जो कि था उन्हीं के एक क्लोज रिलेटिव भूषण जी का। भूषण एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे और उनका लोन वगैरह देने का भी बिजनेस था और वो काफी ज्यादा रिच थे। इन्होंने कहा कि यार गिरीश, महालिंगपुरा में ना मेरा एक बंगलो है जो कि काफी समय से बंद पड़ा है। अब वहां पर मेरे कुछ बिजनेस के क्लाइंट्स हैं जो कि वहां पर आना चाहते हैं, तो क्या तुम मेरे इस बंगलो की सफाई करवा दोगे क्या? इस काम के उन्होंने नॉर्मल से काफी ज्यादा पैसे गिरीश जी को कोट किए। ऊपर से गिरीश जी उनके रिश्तेदार भी थे और वो इकलौते इंसान थे जो कि उनके रिलेटिव्स में महालिंगपुरा में रहते थे, तो और कोई उनके पास था भी नहीं जिनसे वो ये फेवर मांग सकते थे। अब वैसे तो गिरीश जी खुद भी काफी अच्छा खासा अर्न करते थे, लेकिन क्योंकि भूषण जी उनके रिश्तेदार थे और पेमेंट भी काफी अच्छी खासी ऑफर कर रहे थे, तो गिरीश जी से उनकी बात को मना नहीं हुआ और वो इस काम के लिए मान गए। अब बेसिकली ये जो बंगला था वो भूषण जी के पास पिछले 2 साल से था। ये उन्होंने अपने किसी एक क्लाइंट से एक्वायर किया था जो कि उनकी लोन की अमाउंट नहीं चुका पाया था। इस बंगले को खरीदने के बाद खुद भूषण भी कभी आज तक यहां पर नहीं आए थे। बस स्टार्टिंग में एक आदमी आया था जिसने इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की थी और इस बंगले को इन्होंने खरीद लिया था। ये जो काम इन लोगों को करना था वो जस्ट अगले ही दिन करना था, क्योंकि 2 दिन बाद तो भूषण जी के जो क्लाइंट्स थे वो वहां पर रहने के लिए आने वाले थे। अगले दिन सुबह सुबह गिरीश जी उठे, उन्होंने अपनी दुकान पर जाना स्किप किया और अपने कुछ दोस्तों को फोन किया। उन्होंने उनसे कहा कि यार, हम लोगों को एक काम मिला है जिसके हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे, और वैसे भी हम लोग काफी समय से मिले नहीं हैं, तो एक काम करते हैं, हम सब लोग उस बंगले पर चलते हैं उसकी सफाई करने के लिए। इस दिन यहां पर करीब दोपहर के 2-3 बजे गिरीश जी और उनके 4 दोस्त सफाई करने के लिए पहुंचे। अब इस जगह पर इनके साथ आशीष भी मौजूद था, लेकिन क्योंकि गिरीश जी के एक दोस्त थे जिनका नाम था संतोष जी, वो अपना जर्मन शेफर्ड डॉग अपने साथ ले आए थे और आशीष को डॉग से काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, काफी ज्यादा डर भी लगता था। तो आशीष ने गिरीश जी से कहा कि मामा, मैं घर पे जा रहा हूं, आप लोग इसकी सफाई वगैरह करो। और आशीष उस बंगलो को छोड़ करके वापस घर के लिए निकल गया। अब जैसे ही आशीष उस बंगलो को छोड़ करके घर पे जा रहा था, तो वहां से बाहर निकलते ही आशीष की नजरें वहां से थोड़ी ही दूर पर बैठे एक बूढ़े आदमी से मिली। यह आदमी एक बहुत ही गरीब भिखारी लग रहा था। इसके सारे कपड़े फटे हुए थे, इसके बाल बहुत ज्यादा खराब लग रहे थे और ऐसा दिख रहा था कि वो काफी समय से नहाया नहीं है। ये एक बहुत ही पतला सा बूढ़ा आदमी था जिसकी काफी लंबी सफेद कलर की दाढ़ी थी। आशीष उस आदमी को इग्नोर करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगा कि इतने में ही उस आदमी ने आशीष को कन्नड़ लैंग्वेज में आवाज दी।
इल्लेबा यानी इधर आओ। आशीष उस समय करीब 12 साल का था, तो वो वैसे भी उस बूढ़े आदमी से काफी ज्यादा डर गया था, तो उसने उसकी इस बात को भी इग्नोर किया और अपने घर की तरफ बढ़ता रहा। इतने में ही उस आदमी ने अब गुस्से में आशीष को फिर से आवाज दी और आशीष डरा सहमा उस आदमी के पास पहुंचा और उसने कहा कि क्या हुआ बाबा, क्या बात है। उस बूढ़े आदमी ने इनसे पूछा कि तुम लोग इस बंगलों में क्या कर रहे हो, यहां पर ये सब लोग क्यों इकट्ठा हुए। तो आशीष ने उसे सारा सिनेरियो समझाया कि मेरे मामा हैं गिरीश जी, उन्हें यहाँ की सफाई का टेंडर वगैरह मिला है, तो हम लोग यहाँ की सफाई करने आए हैं और ये हमारे एक रिलेटिव का बंगला है। ये बात सुनते ही वो आदमी काफी ज्यादा सीरियस हो गया और उसने काफी ज्यादा घबराई हुई आवाज में आशीष से कहा कि उन लोगों को बोलो कि यहां से चले जाएं, इस बंगलों में ना रुके। आशीष ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या हुआ बाबा, क्या बात है, यहां पर क्यों नहीं रुकना। तो उस आदमी ने बहुत ही घबराई हुई आंखों से आशीष को देखा और बहुत ही सहमी हुई सी आवाज में उससे कहा कि ज्यादा सवाल मत पूछो, जितना जल्दी हो सके उन लोगों से कहो यहां से निकल जाएं। उस आदमी की घबराई हुई आंखें और डरा हुआ चेहरा देखकर आशीष खुद भी बहुत ज्यादा डर गया और तुरंत वहां से अपने घर की ओर भाग गया। आज आशीष को लगता है कि उस दिन अगर मैं घबरा करके घर नहीं भागा होता और जाकर के मैंने अपने मामा गिरीश जी को सब कुछ बता दिया होता तो शायद आज चीजें बहुत ज्यादा अलग होती। खैर, आशीष अब अपने घर की ओर भाग गया था और उधर दूसरी तरफ गिरीश जी और उनके दोस्तों ने जाकर के बंगलों का दरवाजा खोला। अब ये जो गिरीश जी के दोस्त थे संतोष जी, ये काफी ज्यादा पूजा पाठ और भक्ति करने वाले इंसान थे। तो जैसे ही इन लोगों ने उस बंगलों का गेट खोला तो संतोष जी को बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आई वहां से। उन्होंने गिरीश जी से कहा भी कि यार यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, कोई चीज है जो यहां पर सही नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। गिरीश जी ने जवाब दिया कि यार ज्यादा डर मत, ये बंगलो 2 साल से बंद पड़ा है, शायद इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अब गिरीश जी ने कहा कि यार ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, तो हम इस बंगलों की सफाई स्टार्ट कर देते हैं, अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सफाई करते करते ये सारे दोस्त आपस में ढेर सारी बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो पूरी सफाई होते होते अब रात के 10 बज चुके थे। अब इन सब लोगों ने अपने अपने घर से लाया हुआ एक पैकेट निकाला और उसमें से कुछ खाना निकाल के ये खाने लगे और बातें करने लगे कि इतने में ही एक आदमी ने आइडिया दिया कि यार बहुत समय हो गया है, हम लोग साथ में बैठे नहीं हैं, हम लोगों ने साथ में ड्रिंक्स भी नहीं किए हैं, तो क्यों ना थोड़ी ड्रिंक्स हो जाए। सब लोगों को ये प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, इसके लिए एग्री हो गए और उनमें से 2 दोस्त घर से बाहर ड्रिंक्स लेने के लिए चले गए और बाकी 3 दोस्त वहीं पर बैठकर बातें करने लगे। अब ड्रिंक्स आई, इन लोगों ने ड्रिंक की और बातें करते करते इन लोगों को करीब 12 बज गए थे। अब जब घर जाने की बारी आई तो इन लोगों ने कहा कि यार रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऊपर से हमने ड्रिंक भी कर रखी है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यहीं पे सो जाते हैं। इस बंगलों में जितने भी रूम्स थे वहां पर सोने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बेड्स वगैरह नहीं लगे हुए थे अच्छे से। तो इन्होंने कहा कि यार हम किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं और हॉल में कोई चादर वगैरह बिछाकर वहीं पे सो जाते हैं। ये लोग तो वहां पर किसी तरह से मैनेज करके सो गए थे, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि वहां पर कोई और भी है जो जाग रहा है और इन्हें वहां पर सोता हुआ देख रहा है। अब रात के करीब 2 बजे संतोष जी का डॉग जो बाहर बंधा हुआ था वो बहुत जोर जोर से भौंकने लगा और इसी की वजह से संतोष जी की नींद खुल गई। संतोष अब उठकर बाहर अपने डॉग को चुप करवाने के लिए गए और जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो देखा कि उनका डॉग ऊपर वाले कमरे की एक विंडो को देखकर बहुत जोर जोर से भौंक रहा है। संतोष घर से थोड़ा सा बाहर निकले और उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर की विंडो खुली हुई थी, जो कि उन्हें काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात लगी, क्योंकि जब वो लोग सफाई कर रहे थे तो उन्हें अच्छे से ध्यान था कि ऊपर के कमरे की सफाई करते वक्त उन्होंने उस कमरे को और उस विंडो को बहुत अच्छे से बंद किया था। तो ये कैसे पॉसिबल था कि अब वो विंडो खुली हुई थी। दूसरी शॉकिंग चीज उनके लिए यह थी कि उनका डॉग कभी भी ऐसे रात में उन्हें परेशान नहीं करता था, वो काफी ज्यादा शांत नेचर का डॉग था। फिर भी किसी तरह से उन्होंने अब अपने डॉग को चुप करवाया और अंदर आकर के वो सोने की कोशिश करने लगे। सोने की कोशिश करते समय उनके जहन में बहुत सारी बातें चल रही थी। वो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई विंडो खुली रह गई हो, कहीं कोई चोर तो नहीं है जो अंदर आ गया और उसने विंडो खोली हो। ये सब चीजें संतोष जी की जहन में चल रही थी और वो बिल्कुल सो नहीं पा रहे थे। अब ये लोग 4 लोग थे जो बंगलों के हॉल में सोए हुए थे
इस बंगलों में 2 रूम ऊपर थे और 2 रूम नीचे थे, और जिस जगह पर सीढ़ियों के सामने ये लोग सो रहे थे तो वहां से बंगलों के ऊपर वाले रूम का पोर्च यानी गैलरी दिखती थी और उसकी विंडो दिखाई देती थी। ये वही वाला रूम था जिसकी विंडो खुली हुई थी और जिस पर संतोष जी का डॉग कॉन्स्टेंटली भौंक रहा था। अब संतोष जी सोने ही वाले थे कि अचानक से उन्हें कुछ दिखाई दिया। उनकी नजर अचानक से ऊपर के रूम की विंडो पर गई और इन्हें दिखा कि वहां पर एक अजीब सा काला साया है जो कि कमरे के अंदर कॉन्स्टेंटली चलता हुआ दिखाई दे रहा है। विंडो से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और उसी से किसी की परछाई वहां पर बन रही थी। यह देखकर संतोष काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने जल्दी से गिरीश जी को उठाने की कोशिश की। उन्होंने उनसे उठाकर के कहा कि यार गिरीश, जल्दी उठ, ऊपर के रूम में कुछ तो गड़बड़ है, वहां पर कोई है। गिरीश सामने से काफी ज्यादा ड्रंक थे तो उन्होंने कहा कि यार सो जा, तू शायद ड्रंक है तो इसलिए तुझे वहां पर चीजें दिख रही है या फिर तुझे ऐसा लग रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं है, इस घर में सब सही है। गिरीश ने संतोष जी की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और फिर से वहां पर सो गए। अब जो संतोष जी थे वो डरने के साथ साथ क्यूरियस भी बहुत ज्यादा थे कि कौन हो सकता है ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चोर घुस आया हो और उसी की परछाई वहां पर बन रही हो। फिर उन्हें लगा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहां पर कोई चोर घुसा हो, क्योंकि कोई भी चोर किसी गांव के पुराने और अबैंडन्ड बंगलों में क्यों घुसेगा। और यही क्यूरियोसिटी के चलते उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे भयानक गलती कर दी। संतोष चुपचाप वहां से उठे और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने एक झटके से दरवाजा खोला और अंदर जैसे ही देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो काला साया जो कॉन्स्टेंटली उन्हें अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा था वहां से गायब हो चुका था। उन्होंने जैसे ही अब इस रूम के अंदर एंटर किया तो अंदर पांव रखते ही इन्हें एक बहुत स्वीट सी परफ्यूम की खुशबू आई, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी क्योंकि थोड़ी देर पहले इन्हीं लोगों ने उस कमरे की सफाई की थी और वहां पर ऐसी कोई भी खुशबू नहीं थी। ऊपर से सफाई होने के बाद किसी परफ्यूम की खुशबू आना और ज्यादा स्ट्रेंज था। अब उन्होंने रूम में देखा कि वो खिड़की खुली हुई है जिस पर उनका डॉग भौंक रहा था, तो वो उस खिड़की को बंद करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही संतोष उस खिड़की के पास पहुंचे तो उनके कान में धीरे से एक औरत की आवाज आई जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में कह रही थी, नान बितु होग बेड़ा, यानी डोंट लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ करके मत जाओ। यह आवाज एक औरत की थी और ये काफी ज्यादा दर्द में लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो रोते हुए और तड़पते हुए किसी से कह रही है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ करके मत जाओ। संतोष ने जैसे ही यह आवाज सुनी तो वो काफी ज्यादा घबरा गए। पीछे मुड़ने पर उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था, जिससे वो और ज्यादा घबरा गए और वो तुरंत गेट की तरफ भागे। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे तो वो गेट अचानक से लॉक हो गया और अब वो आवाज उनके एकदम पीछे से आ रही थी, जैसे कोई उनके कान में ही विस्पर कर रहा हो। और फिर से अब उन्हें वो आवाज सुनाई दी जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में थी, नान बितु होग बेड़ा। इस बार जब संतोष ने घबरा करके पीछे देखा तो उसे कमरे की खिड़की के पास एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उसके बाल, हाथ, आंखें सब कुछ बहुत बुरी तरह से जला हुआ था और उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। लाल आंखें और जले हुए बाल लेकर के वो औरत संतोष की तरफ बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो अपना एक कदम बढ़ा रही थी तो उसके कान में वही आवाज बार बार गूंज रही थी जो वो औरत कह रही थी कि नान बितु होग बेड़ा, यानी मुझे अकेले छोड़ करके मत जाओ। जैसे जैसे वो औरत एक एक कदम संतोष की तरफ आगे बढ़ा रही थी, संतोष की धड़कनें बहुत बुरी तरह से बढ़ती जा रही थी। संतोष डर के मारे पागल हो रहे थे और पागलों की तरह उस दरवाजे को पीट रहे थे कि किसी तरह से कोई नीचे सोया हुआ इंसान उनकी आवाज सुन ले और उन्हें बचाने के लिए ऊपर आ जाए। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी संतोष इस दरवाजे को नहीं खोल पाए और जैसे ही वो चुड़ैल इनके और ज्यादा करीब आई तो वो डर के मारे वहां पर बेहोश हो गए। लकीली नीचे सोए हुए एक दोस्त ने अभी तक इनकी आवाज सुन ली थी, जिसने जल्दी जल्दी सारों को उठाया और ये भाग करके ऊपर पहुंचे। इन्होंने किसी तरह से ऊपर जाकर के वो दरवाजा खोला तो देखा कि संतोष वहां पर बेहोश हुए पड़े हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कमरा अंदर से कैसे बंद है और संतोष अंदर बेहोश क्यों पड़े।
अब क्योंकि ये गांव था और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इन लोगों ने संतोष को उठाने की कोशिश की और फिर उन्हें उठा करके बेहोशी की हालत में ही पास में गिरीश जी के घर पर ले गए। वहां जाकर के इन लोगों ने उन्हें काफी देर तक उठाने की कोशिश की, इनके चेहरे पर पानी छिड़का और फाइनली धीरे धीरे संतोष जी ने कॉन्शियसनेस गेन की। होश में आते ही संतोष जी ने सबको जो बात बताई, वो बात सुन के सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सब बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। सबको अब ऐसा डर लगने लगा था कि कहीं वो औरत हमारे आसपास तो नहीं आ जाएगी। इस समय आशीष काफी ज्यादा रिग्रेट में था कि अगर वो उस बूढ़े आदमी की बात मान के अपने मामा को सब कुछ बता देता तो शायद उनके साथ ये सब नहीं होता। लेकिन एक चांसेस ये भी थे कि अगर आशीष वहां पर रुक जाता, उसे ना पता लगता इसके बारे में, तो क्योंकि वो बच्चा है तो हो सकता है कि वो उस एंटिटी से पजेस हो जाता। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह गिरीश जी ने भूषण जी को फोन करके सारा किस्सा बताया और उनसे कहा कि किसी भी क्लाइंट को वहां पर मत भेजिएगा क्योंकि यह बंगलो हॉन्टेड है और यहां पर उन्हें एक चुड़ैल दिखाई दी है। इस बात के कुछ समय बाद जब भूषण जी और गिरीश जी एक फैमिली फंक्शन में मिले तो वहां पर भूषण जी ने बताया कि उनकी इस बंगलो के ऑनर से बात हुई थी। उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि उसने कम पैसों के चलते या फिर लोन के चलते उन्हें एक ऐसा बंगला दे दिया था। थोड़ी और छानबीन के बाद उन्हें यह पता लगा कि यह बंगलो वहां पर 40 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बेसिकली वहां पर एक फैमिली रहा करती थी जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थी और उसी फैमिली में रहती थी उनकी एक बेटी जो कि मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उन लोगों ने सब जगह पे कोशिश कर ली थी, बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया था, लेकिन उनकी बेटी ठीक ही नहीं हो रही थी। एक रात अचानक से वो पूरी की पूरी फैमिली उस बंगलों से गायब हो गई। लेकिन गायब होने का कारण कुछ और नहीं था। गायब होने का कारण था कि वो अपनी बेटी से परेशान हो गए थे और उन्होंने सारों ने मिलकर के वो कंट्री ही छोड़ दी थी और अब्रॉड शिफ्ट हो गए थे। चंद नौकरों के साथ उन्होंने अपनी उस बेटी को वहां पर छोड़ दिया था कि ये नौकर इसे पालते रहेंगे या फिर इसे किसी तरह से खाना खिलाते रहेंगे, और ये सब लोग उसे छोड़ करके अब्रॉड चले गए थे। उस लड़की ने काफी समय तक अपने घर वालों का इंतजार किया लेकिन उसे लेने के लिए कोई भी नहीं आया और फिर एक दिन परेशान होकर के उसने ऊपर वाले कमरे में खुद को आग लगा ली। उसके बाद उस बंगलों में काफ़ी सारे लोग किराए पर आए, बहुत सारे लोगों ने उसे खरीदा, बेचा, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं टिक पाया। कैसे कुछ लोग अपनी एक बेटी को अबैंडन करके चले गए, छोड़ करके चले गए, और उसके बाद वहां पर आने वाले ढेर सारे किराएदार आसपास के लोगों को एक खौफनाक तोहफा देकर के चले गए। उन्हें जब मालूम हुआ कि उनकी बेटी ने खुद को आग लगा ली है तो उसके बाद वो खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाए और ना ही मुझे लगता है कि उस दिन के बाद वो लोग कभी खुश रह पाए होंगे। खैर, ये तो अपने अपने कर्मा की बात है, कर्म की बात है, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएंगे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा और वहाँ पर जो एक लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। YouTube ने एक नया फीचर भी दे दिया है जहाँ पर आप हाइप दबा करके किसी भी क्रिएटर को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं, मेरी वीडियोस और लोगों तक पहुंचे, आपको मेरी मेहनत दिख रही है, तो आप वो हाइप का बटन भी दबा सकते हैं जिससे मुझे और ज़्यादा पुश मिलेगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।